अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, मौसम इंतहाई गर्म है, लेकिन सियासत का पारा जो है वो भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ाना की तरह आज भी कई अहम डेवलपमेंट्स हैं, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, जिनसे हम कोशिशें करते हैं उन तमाम को अपने इस 1 घंटे के दौरान कवर कर सके, उन पर बात कर सके। आज का जो पहला हमारा इशू होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से कॉल दे दी है अपने कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनों और आवाम को भी, कि तैयार रहें, जल्द ही लॉन्ग मार्च की कॉल जो है उसके लिए वो डेट अनाउंस करेंगे। पीटीआई की जानिब से एक दरख्वास्त भी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त दे ताकि दोबारा से अगर वो लॉन्ग मार्च करे तो उनके ऊपर, जिस तरह से पहले हमने देखा था रास्ते रोके गए थे, कंटेनर्स लगाए गए थे, कारकुनों को इस्लामाबाद आने से रोका गया था, उस तरह की सूरत हाल ना हो। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजाज़त नहीं दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च करने की या इस्लामाबाद तक आने की, तो फिर पीटीआई का लाहमल क्या होगा? क्या वो फिर भी लॉन्ग मार्च करेंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है और सिर्फ ये कह देती है कि आपने आकर जलसा करना है, तो क्या पीटीआई सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचकर जलसा करके वापस चली जाएगी? उससे मकासद कौन से हासिल होंगे? पहले इस पर बात करेंगे। उसके बाद जी, हुकूमत के लिए मसला जो है वो बहुत ही बड़ा है। इकॉनमी जो है वो सूरत हाल उनके हाथों से निकलती हुई अभी तक जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रही है। मुश्किल फ़ैसले कर लिए हैं उन्होंने, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। उसके साथ साथ डॉलर जो है वो थोड़ी देर पहले तक हमने देखा था 207 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। हमें बताया गया था कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा, लेकिन 1-2 रुपये नीचे आने के बाद दोबारा से डॉलर ने छलांग लगाई और 207 रुपये पर पहुंच गया। तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज कौन सा है? इमरान खान साहब या फिर इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई और मुश्किल फैसले हैं? दूसरा इस पर बात करेंगे। तीसरा ये कि आज अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन साहब से, और उन्होंने उस मुलाकात के अंदर बड़े अहम फैसला किया है। चौधरी बुरादरान जो हमें एक अपनी सियासत में एक एंटिटी के तौर पर नज़र आते थे, अब ऐसा लगता है कि उनकी राहें जुदा हो गई हैं। मोनीस इलाही, परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो चौधरी शुजात हुसैन और उनके साहबजादे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात में वो नून लीग का साथ देंगे। थोड़ा सा ज़रा जिक्र इसका होगा, और इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी जारी तो नहीं हुई है लेकिन उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। बड़े ज़बरदस्त नंबर्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, जब तक वो रहे उसके ऊपर भी ज़रा हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ुल्लाह कमोका साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दूसरी तरफ सेनेटर राना मकबूल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, और एनालिस्ट हमारे साथ आज मौजूद होंगे नसीम सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। कमोका साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। पहले 6 दिन की डेडलाइन दी गई, उसके बाद जब वो डेडलाइन ख़त्म हुई तो खान साहब ने कहा कि मैं जल्द ऐलान करूँगा डेट का। वो वक्त भी गुजर गया, फिर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त देगी। तो सर, कब तक का इरादा है आप लोगों का लॉन्ग मार्च करने का, और अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देती है फिर आप लोगों का प्लान क्या होगा? देखिए आयशा, पहले तो आपका शुक्रिया आज के प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सही मानों में जमहूरी जमात है, और हम एक पुरअमन जमहूरी जमात हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई ऐसे मामलात नहीं चाहते। पहले ही पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू इस किस्म का हो। और जो साहब ने हमने लॉन्ग मार्च किया 25 तारीख को, लोग सारी रात आंसू गैस के शेल भी बर्दाश्त करते रहे, पैलेट गन इस्तेमाल हुई वो भी बर्दाश्त करते रहे, रबर बुलेट्स भी फायर हुई वो भी लोगों ने बर्दाश्त किया। और नेक्स्ट डे खान साहब ने जब अनाउंस किया कि हम धरना नहीं देंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट डेट देंगे, तो उस वक्त हमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही थी कि गवर्नमेंट के इरादे अच्छे नहीं हैं, और वो जो है मौके से फ़ायदा उठा के तो ऐसे हालात पैदा करना चाहती है कि जहाँ पे नज़र आए कि जो तहरीक इंसाफ है वो स्टेट के ख़िलाफ़ खड़ी है, इदारों के ख़िलाफ़ खड़ी है। तो वहाँ से हमने जो है वो वापसी का कसद किया, और फिर कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे इन लोगों को कि आप रास्ते बंद
आएंगे, रास्ते खोलेंगे, और हमें कहा गया था कि आप पुरअमन एहतजाज करेंगे। आप देख लीजिए, हमारी तरफ से एक पत्ता भी नहीं टूटा इस्लामाबाद में, और बिल्कुल पुरअमन हमारा था, और हमारे पुरअमन लोगों कमोका साहब, आप पर इल्जाम हवा लगाते की हैं, हुकूमती रहनुमा आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप लोगों ने तो इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगा दी। दरख्तों को आग लगाने वालों की फुटेज आप मंगवा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पुलिस वाले खड़े हैं और सादा कपड़ों वाले लोग जो है, सादा कपड़ों में जो इनके कारिंदे हैं, वो दरख्तों को आग लगा रहे हैं। तो दरख्तों को आग लगा के हमारी पार्टी जो है, जो बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट्स दुनिया में जिनको रिकग्नाइज किया गया है, और सबसे पहले इस मुल्क में अगर किसी ने बात की है इस हवाले से, तो वो हमारे कायद इमरान खान हैं। तो क्या हम लोग दरख्तों को आग लगाएंगे? और ये भी बता दें कि दरख्तों को आग लगाने से कौन से सियासी मकासद हासिल हो जाते हैं। तो आपने बात अदलिया से हमने इसलिए रुजू किया, जो ब्रूटैलिटी इन्होंने की, जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो जुल्म, तशद्दुद और एक कसाब वाला किरदार अदा किया, पाकिस्तान के लोगों को जिस तरह से हजारों की तादाद में लोगों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा के दाखिल हुए। मेरे घर जो है ये इन्होंने रेड्स किए। तो अभी भी मैं प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर हूँ, और इन्होंने झूठी FIR दी हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर। बहुत सारे ऐसे लोग पकड़ लिए जो लाइक जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो ये सारी चीजें अब जो है, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए कि हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हम किसी किस्म का कोई ऐसा फसाद या लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, पुरअमन लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। उसमें हम सही, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं मिलती है इजाजत, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत नहीं मिलती, पहली बात तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको तो कोई भी जो है वो इदारा जो है वो आपको रोक नहीं सकता है। हम तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया जो है गवर्नमेंट को कम से कम जो है वो कर्टेल करे, उनको रोके कि वो लोग जो पुरअमन तौर पे एहतजाज करना चाहते हैं, जो लोगों का एक आईनी और कानूनी हक है, हक से महरूम ना करें। माशरे में इतनी घुटन पैदा करें, कहीं कोई लावा ना फट पड़े। जिस तरह के हालात, जहाँ पे महंगाई चली गई है, जहाँ पे लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला माफ करे, जानवरों से बदतर जिंदगी हो गई है इस मुल्क के अंदर हमारे आम आदमी की। तो ये 2 महीने के अंदर इन्होंने, गवर्नमेंट ने तबाह बर्बाद करके रख दिया सारा निज़ाम, सारे मुआशरे को, और लोगों की इस वक्त इतनी पतली हालत है। आप यकीन कीजिए कि आम आदमी जो है, अब आगे फिर ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। आम आदमी के लिए तो सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग अपने बच्चों के गले काट रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं। ये महंगाई और जो हालात है, लोग अपना रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। सही, ठीक है। राना मकबूल साहब, सर 25 को तो हमने देख ही लिया, जैसे तैसे रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद हमने देखा कि कारकुनान PTI के पहुंच गए D चौक तक। उसके बाद उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, धरने का ऐलान नहीं किया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर वो जाकर धरना देकर बैठ भी जाते हैं इस्लामाबाद में, तो सर आपको नहीं लगता कि इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा, जो ऑलरेडी इकॉनमी मुश्किल फ़ैसले, महंगाई की वजह से परेशानी से दो चार है, उनके ऊपर मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा? देखें जी, अभी मौका साहब तो बड़े वज़ादार आदमी हैं, बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो शायद उनका फोकस नहीं रहा। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में ही था सेनेट के सिलसिले में। आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने आना था और जब वो वहाँ से चले हैं, उनका जो हराबल दस्ता था वो चीफ मिनिस्टर गिलगित का था, और उसके पास अपने पुलिस कंटिजेंट थे जो आर्म थे, जिन्होंने आके फायरिंग भी की, अटक के ऊपर टीयर गैस भी चलाए। और फिर इमरान खान साहब उनके पीछे पीछे थे। और आपको उनकी ये बात भी याद होगी कि जब उन्होंने कहा कि मुझे पता चला, मैंने देखा कि मेरे साथियों के पास असला है,
तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे अब वापस जाना चाहिए। तो बात ये करने की है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं था ना कि आप इस तरह आएँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो ये था कि वो जो सेक्टर 9 और 8 के दरमियान जगह थी, बल्कि गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की कि इनके जलसे का वहाँ इंतज़ाम किया जाए। तो वहाँ गवर्नमेंट ने वहाँ इंतज़ाम भी किया, कोई लोग इनके नहीं पहुँचे, बल्कि इमरान खान साहब खुद वहाँ से कहते रहे हैं कि चलें डी चौक चलें, मैं भी 1.5 घंटे में, डेढ़ घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ। हालांकि डी चौक में तो मना किया गया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ था। अब जो आपने बात कही है कि अगर वो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करती है तो सभी को ओबे करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ के ही फैसला करेंगे ना। और मेरा ख्याल में वो अगर ये करते भी हैं तो वही वो करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। कोई ऐसी जगह इनको दे देंगे जिससे अवामुन्नास के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। ये आएँ, अपने वहाँ तकरीरें करें और वापस चले जाएं जैसे उन्होंने पहले कहा था। उसके ऊपर आपको पता सुप्रीम कोर्ट कितनी नाराज़ हुई थी इनके साथ और क्या क्या उन्होंने रिमार्क्स दिए थे इसके ऊपर। तो इसलिए अब जो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लिया है और मेरे ख्याल में वो यही फैसला करेंगे कि कोई ऐसी जगह इनको दे दी जाए, यहाँ जो जलसा करें और वापस चले जाएं। बाकी रही आपकी प्रेशर की बात, तो ये तो हुकूमतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर वो करते भी हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं करें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या प्रेशर होगा। लेकिन राना मकबूल साहब, आपने बात की कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि वो एक पार्क में जाकर अगर उन्होंने धरना देना है या कोई जलसा करना है तो वो कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, लेकिन वो डी चौक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये पावर जो है, रियासती पावर, ये भी इस्तेमाल नहीं करनी है, लेकिन वो भी हमने देखा कि वहां पर की गई। पूरी रात खवातीन और बच्चे, फैमिलीज वहां पर थी, उनके ऊपर आंसू, एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल्स जो थे वो बरसाए गए। वो भी तो वीडियोस है ना। एक्सपायर्ड वाली बात सर्टिफाई हो चुकी है, उसका फोरेंसिक टेस्ट भी हो चुका है, वो एक्सपायर्ड नहीं थी। चले एक्सपायर्ड नहीं थी, लेकिन आंसू गैस के शेल्स तो बरसाए गए। जी नहीं थी ना। जी आंसू गैस तो बिल्कुल हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन में जब कोई मुसल्लह लोग हों तो कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स तो करने पड़ते हैं। बहरहाल ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डिसोबे किया गया और इस वजह से सिचुएशन, अगर वो ये ना होता, ना वो इसको वायलेट करते, तो आप देखते हैं कि जब वो चले हैं, हालांकि उन्होंने फायरिंग अटैक के ऊपर की है उस कॉन्टिजेंट ने, गिलगित वाले ने। आप मुझे बताएं कि गिलगित आगे अटक से लेके जब तक वहाँ इस्लामाबाद के करीब नहीं पहुंचे, कोई टीयर गैसिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट सर पंजाब में क्या हुआ, उनको रोका गया है, वो आपने नहीं देखा पंजाब में जो हुआ? मैं तो इसकी बात, यास्मीन राशिद उनकी गाड़ी के साथ, उनके पास कौन सा असलहा था, उनकी गाड़ी को नहीं तोड़ा गया, वो आपने देखी होगी वीडियो। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो बाकी वो इंसिडेंट टू इंसिडेंट उसका प्रोब भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, और कुछ अथॉरिटीज उनको देख भी रही हैं। सही। तो उसमें जो भी कंक्लूसिव रिजल्ट निकलेगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बजाय इसके कि हम वी पास ऑन द बक टू एवरीबडी और एक दूसरे को करते रहें, इसमें बेहतर तो ये है कि जो भी इशू है, इलेक्शन का इशू है ना, तो कोई स्टेक होल्डर्स को मिला के सारे इकट्ठे बैठ के क्यों फैसला नहीं करते कि इलेक्शन की डेट ये होगी, कंसेंसस के साथ। जो भी हमारे अहम स्टेक होल्डर्स भी हैं, मैं तो समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अगर कौम के मिजाज में इतनी ज़्यादा अब हिद्दत है तो उसके लिए बिठा के एक फैसला कर देना चाहिए, फिर अपना अपना वोट का इलेक्शन लड़ें और जिसको लोग वोट दें वो इलेक्ट हो जाएगा। इसमें लड़ने झगड़ने की कौन सी बात है। ठीक है, लड़ने झगड़ने की कोई सारे जो एल्डर्स हैं ना, इनको कट होना चाहिए। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, सियासी जमातें जो हैं असम्बली में बैठना उनका काम है, ठीक है, सड़क पर भी आती हैं, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उनको भी वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, उनका हक है। लेकिन जब सियासी जमातें इदारों की तरफ देखने लगें और इदारों से इजाज़त तलब करने लगें अपनी कोई भी सियासी सरगर्मी करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से खुद ही वो जमहूरियत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हो जाता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया और मेहमान गिरामी को मेरा सलाम। आप देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हम जब आज़ाद हुए थे 1947 में, तो दो उस वक्त आपने देखा कि मुल्क मार्ज़ वजूद में आए थे। एक भारत था, हम्म। हिंदुस्तान, इंडिया, और एक पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में मुसलसल देख सकती हैं कि स्टैब्लिशमेंट की इंटरफियरेंस रहती है, 3-4 दफ़ा मार्शल लॉ लगा है, लेकिन दूसरी तरफ जो जमहूरियत है, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और वो जमहूरियत जो पनप रही है, हम्म। उसकी वजह से वो मुल्क तरक्की कर रहा है। और हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी बात है, उसकी कुछ वजूहात मैं आपको बताऊँगा कि इन सबसे बड़ी बात इंस्टेबिलिटी है। हमारे मुल्क में जब इंस्टेबिलिटी होगी, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, उसको नहीं पता चलता कि उसने किससे बात करने हैं, कितने हम्म। अरसे हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, इस मुल्क के फैसले कौन करता है। तो ये तो खैर आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छेड़ दिया। अगर इसकी मैं डेप्थ में चला जाऊँ तो कहीं प्रोग्राम ही ना बंद होना शुरू हो जाए, मुझ पे पाबंदी लग जाए। हम बात ऐसे कर लेते हैं कि जिस तरह पीटीआई इस वक्त रिएक्ट कर रही है, या आपने लॉन्ग मार्च की बात की है, मेरा तो ख्याल ये था कि पीटीआई को असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में पार्लिमानी सियासत है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही आपको वज़ीर आज़म बनाती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, इस हम्म। गवर्नमेंट को वो ना माने, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी हमेशा इस गवर्नमेंट को सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहा था। हम्म। शहबाज शरीफ साहब ने, जेयूआई ने, सब लोग जो है वो इनको कहते थे कि ये आरटीएस बैठने की वजह से इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। किसने मुसल्लत किया है? ये हुकूमत सिलेक्टेड है, यानी कि उनका कहना था कि इनको भी कोई लेके आया है। भाई, हम्म। वो कौन है जो लेके आता है? इसका मतलब है पाकिस्तान में इलेक्शन से हुकूमतें नहीं आती, कोई ऐसी कुव्वत है जो इनको लेके आती है। फिर उन्होंने कहा जी वोट को इज्जत दो। कौन वोट को इज्जत दे? पीटीआई से तो ये मुतालबा नहीं था। फिर हम्म। क्या वजह हुई कि वो तो पीडीएम बन गई। फिर पीडीएम का आपने हशर देखा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, एएनपी उसको छोड़ के चली गई, और पीडीएम बिल्कुल फुसफुसा सा उनका काम रह गया। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे क्या होता है, कौन उस गुब्बारे के अंदर हवा भरना शुरू करता है और उनको इतना ताकतवर करता है, मुनर्रिफीन को मुनर्रिफ करवाता है। फिर उसके बाद जो है एलाइस को भी जो है वो तोड़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि भाई हम अपने इदारों के बारे में बात ना करें, या खुल के मीडिया पे बात ना करें। जो घर की लड़ाई है, अगर वो घर के अंदर रहे तो बेहतर होता है, क्योंकि हमारी इस तरह की बातों से फिर दुश्मन फायदा उठाना शुरू बिल्कुल कर देता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सबको सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर मामलात किस तरह चलते हैं और कहाँ से चलता है। ये नहीं होना चाहिए। सियासी पार्टियों को सियासत करने की खुले तरीके से इजाज़त होनी चाहिए, और सियासी फैसले सियासी पार्टियों को ही करने चाहिए। अब देखें कि स्टूडेंट लीडरशिप हमारे मुल्क में उसका बहुत बड़ा फुकदान है, उनके ऊपर पाबंदी है। तो हमारी जो पॉलिटिशियंस की नर्सरीज है, वो ही मौजूद नहीं है। कभी कोई किसी को उठा के ले आता है, कभी कोई किसी सियासतदान को ग्रूम करके जो है वो इंजेक्ट कर देता है। तो इस तरह मुल्क के हालात नहीं चलते। हम बात तो बड़ी करते हैं बरतानवी जमहूरियत की, हम्म। अमेरिकन जमहूरियत की, लेकिन हमारे मुल्क में जमहूरियत कहाँ है? अभी आप देखें, आप 25 मई का वाक़ये का ज़िक्र करी थी। मुझे तो राणा साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, उनकी सादगी पे मैं कुर्बान जाऊँ। मुझे ये बताइए, डी चौक का वाक़या तो सबसे आखिर में आके होता है। इस हम्म। गवर्नमेंट को क्या परेशानी थी कि इन्होंने लिबर्टी चौक, लाहौर में, जहाँ पे फैमिलीज़ मौजूद थी, बच्चे मौजूद थी, वहाँ पे टीयर वो तो गैस लॉन्ग क्यों मार्च में भी फेंकी? शामिल नहीं थे। लॉन्ग मार्च में भी शामिल लॉन्ग नहीं मार्च थे में वो शामिल थे। तो। ये तो हाँ, बैठे हुए मार्शल थे से वहां ज्यादा पर। बदतरीन थे। इंटीरियर मिनिस्टर मुझे कम लग रहा था और किसी पंजाबी फिल्म का विलन ज्यादा लग रहा था। ये लोगों, इनको सोबर होना चाहिए। जब ये हम्म। हुकूमत में आ गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। इसी नून लीग के हमने चौधरी निसार साहब को देखा है, इंटीरियर हम्म। मिनिस्टर थे जब धरना आया अपना इमरान खान का 2014 में, किस तरह उन्होंने ट्रीट किया है। तो देखें, ये एक सरबराह के तौर पे होते हैं, जब हुकूमत में आ जाते हैं जिम्मेदारियां हो जाती हैं। यहाँ तो रोजाना मैं देख रहा हूँ शिकवा जवाब शिकवा, फला मैसेज आ रहा होता हम्म। है कि फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में तलाल चौधरी का जवाब। उन्होंने कहा जी उनके जवाब में फर्रुख हबीब का जवाब। मेरा मतलब इस कौम के ऊपर कुछ रहम कर लें। इस कौम ने आपके ऊपर एतबार किया है। हमारे सारे लीडर बड़े मोहतरम हैं। वो आपको असेंबलियों में इसलिए नहीं भेजते कि वहां पे जाके आप लड़ाइयां करें, झगड़े करें, एक दूसरे के बंदे तोड़े। आइन और हम्म। कानून के तहत चलना चाहिए। यही हुकूमत थी जो कहती थी कि भाई ये असेंबली जाली है, इलेक्शन करवाए जाए। फिर ऐसा हम्म। क्या तमाशा हो गया, ऐसा क्या जादू हो गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, कामयाबी भी हो गई, और अब आप कहते हैं कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, जिस असेंबली को नहीं मानते थे। दूसरी तरफ हम्म। देखें, पीटीआई को चाहिए कि वो असेंबली में बैठे। अगर वो असेंबली में बैठते तो देखें, अपोजिशन लीडर
पीटीआई की तरफ से होता। अभी राजा रियाज साहब को कौन अपोजिशन लीडर मानता? मतलब खुदा के वास्ते इस मुल्क के साथ मजाक करना बंद कर दें। इसकी आवाम नसीम साहब, आपने आवाम की बात की ना कि आवाम का थोड़ा सा सोचे, आवाम ने आप पर भरोसा करके आपको इक्तदार के ऐवानों तक भेजा है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क पर चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रही थी हमारी टीम के साथ, सर डिप्रेशन है। अब सूरत हाल ऐसी है कि महसूस होता है कि शायद फ्यूचर ही कुछ नहीं है। तो अवाम जो है उनका एतमाद भी उठता जा रहा है इस वक्त जो इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं उनके ऊपर, या फिर मैं कम्प्लीटली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब की बात कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि अवाम का एतबार भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है इस सही सूरत हाल को देखते हुए? आयशा, अवाम जाए तो जाए कहाँ? उन्होंने मुस्लिम पीपल्स पार्टी पे एतबार किया, नून लीग पे एतबार किया, पीटीआई पे एतबार किया, कराची में चले जाएं तो एमक्यूएम पे एतबार किया। अवाम को मिला क्या है? आज आप अगर देखें तो एक नॉर्मल बंदे को जिसके पास नौकरी है, अगर उसको 20,000 रुपया सैलरी मिलती है, आप बताएं वो किस तरह गुजारा करेगा, किस तरह अपने बच्चों को खिलाएगा, किस तरह पेट्रोल पूरा करेगा, किस तरह बिजली का बिल देगा? जरा इसका बजट तो बना के दिखाए ना। कि जो असेंबलियों में बैठे हुए इनको क्या पता? ये तो दुकान पे जाते हैं और एंड में जाके कहते हैं कि जी टोटल पैसे कितने हुए, ठीक है ना? इनको तो कीमतों का भी नहीं पता होगा। और जिस तरह आप असेंबली की सीरियसनेस देख रही है कि परसों 6 लोग कौमी असेंबली में बैठे हुए थे, कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। अभी हज की बारी आई है, तकरीबन 200-400 लोगों का जो सरकारी ताइफा है, फौज ज़फ़रे मौज जो है, वो सरकारी पैसे पे हज करने जा रही है। एक जगह कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं है। अवाम इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुकी है। वो अपने बाल नोच रहे हैं, वो अपने बच्चे बेच रहे हैं, वो मतलब क्या कुछ नहीं बेच रही है अवाम इस वक्त। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए कि वो किधर से अपनी चीजों को पूरा करेंगे। यही अभी अपोजिशन में जब थे नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीडीएम, ये महंगाई का रोना रोते थे। महंगाई मार्च की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से लेके यहाँ तक। अब आते साथ ही आप कहते जी इमरान खान पेट्रोल सस्ता कर गया था। अगर वो महंगा करता तो आपको बुरा लगता था। अब जब सस्ता कर गया वो बुरा लग रहा है। और अब कहते हैं कि लैंड माइंस बिछा कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए। और जब आप ऑपोजिशन में थे, जो आप बात कर रहे हैं नसीब साहब, तो आप कहते थे कि आप आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल समझ नहीं आता किस बात पर यकीन किया जाए इन लोगों की। फैजुल्ला कमोका साहब, अब इस हुकूमत की जानिब से 2 से 3 मरतबा वज़ीर आज़म साहब ने भी इस चीज़ की बात की है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। कुछ ऐसी इत्तलात भी आई हैं कि शायद बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। अब तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं इमरान खान साहब आएँ, बैठे और बताएं अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं या उससे पहले कराने हैं। लेकिन इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तब भी वो कहते थे इनके साथ नहीं बैठना। अब अपोजिशन में है तो अभी भी वो कहते हैं कि इनके साथ नहीं बैठना। इमरान खान साहब की बात का एक हवाला दूंगी जो वो बहुत मर्तबा अपने खिताबात में कह चुके हैं कि जंगों से किसी को कामयाबी नहीं मिलती, हमेशा आखिर में बैठ के आपको मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं। अगर दुश्मनों से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर इन लोगों से जो इस वक्त मुल्क में हुक्मरान मौजूद है, इनके साथ बैठकर मुल्क के मफाद के लिए मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? कमोका साहब। अच्छा, ये जो 11 पार्टियां हैं, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क का अलमिया है। इन लोगों ने हमेशा जो है वो जो इस मुल्क के साथ सलूक किया और जो मामलात इनके रहे। अब मुझे ये बताएं, जो वज़ीर आज़म खुद ज़मानत पे हो, उसका बेटा वज़ीर आला हो और वो खुद ज़मानत पे हो, फिर बाप जो है वज़ीर आज़म के तौर पे दौरा कर रहा है एक मुल्क का, तो उसका जो इश्तिहारी बेटा है जो पाकिस्तान से एब्सकॉन्डर है, भागा हुआ है, वो उसके साथ जो हेड टेबल है वहाँ पे जो सरबराह मुमलिकत है वहाँ के, उनके साथ वहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या इमेज आप पाकिस्तान का पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के सामने? फिर अब जो अभी भारत की मिसाल दे रहे थे जमहूरियत के हवाले से, तो देखिए बात ये है, हम आज़ाद कौम, यानी हम अपनी हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोगों के अंदर, अभी मेरे भाई कह रहे थे ना कि लोग किधर जाएं, तो हम लोगों में रहते हैं। मैं आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से में पहुंचा हूँ, तो आम आदमी हूँ, ठीक है। महंगाई का असर मेरे ऊपर भी होता है, मेरे लिए भी अपने घर का बजट बनाना मुश्किल काम है। तो लेकिन लोगों के अंदर एक ये पाकिस्तान की डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, ठीक है, और लोग जो हैं उनमें बेदारी की एक लहर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। कभी ऐसा हुआ था कोई लीडर एक ट्वीट करे और पूरे मुल्क के अंदर कोई अड्डा, कोई गांव, कोई चौक, कोई चौराहा, कोई बड़ा शहर, कोई बड़ा एरिया ऐसा नहीं था जहाँ पे हजारों की, पूरे पाकिस्तान में
जो उस दिन लोग निकले हैं वो अपनी मिसाल आप है। और फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में जलसे किए शदीद गर्मी के अंदर, आप यकीन कीजिए सारी जगहों के ऊपर जहाँ पे खान साहब ने 6 बजे पहुंचना होता था तो वहां से कॉलें आती थी कि 4 बजे जलसा का फुल हो गई है, आप मेहरबानी करें आप जल्दी पहुंच जाएं, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग जो है वो इतनी गर्मी में आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप जल्दी आ जाएं। तो ये सूरत हाल मैंने ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस बात को से कता नजर के मेरा तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है। पाकिस्तान के अंदर एक अवेकनिंग की लहर है। अब सबको ये जो मुज़ाकरात की सारी चीजें हो रही हैं, जो कानून साजी इन्होंने करना था वो तो कर लिया, अपने जो NRO 2 था उसको ये पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए इन्होंने नैब के कवानीन में जो खूंडी इन्होंने की है अमेंडमेंट, ठीक है, सदर पाकिस्तान ने उनको उठा के बाहर फेंका है कि मैं कम अज कम बतौर सदर पाकिस्तान मैं ये अपने जिम्मे नहीं ले सकता, आप इसको अपने तौर पे करना चाहते हैं तो कर लें। फिर इसके बाद जो हमारे पाकिस्तानी भाई 31 बिलियन डॉलर जो फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, इस मुल्क की इकोनॉमी का इस वक्त सबसे जो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम कह लें या अर्निंग हैंड है वो आपकी रेमिटेंसेस है। 31 अरब डॉलर जो भेजते हैं, आपने उन्हीं को वोट के हक से महरूम कर दिया, आपने उन्हीं से ही वोट का हक छीन लिया, आपने उन्हीं पाकिस्तानी होने का जो राइट है वो आपने उनसे छीन लिया। तो फिर आप उसके बाद कहते हैं कि आप हमारे साथ आके मुज़ाकरात करें। भाई किस बात की मुज़ाकरात करें? आप इलेक्शन का ऐलान कर दें, आपसे नहीं चलेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ आप नहीं चला पाएंगे। जहाँ पे आप इकोनॉमी को ले गए हैं, अब अगला जो पेट्रोल का मुझे तो गुस्सा आता है और साथ दिल से तकलीफ होती है। इस मुल्क का वजीर खजाना हंस रहा है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि अभी तो मैंने तेल की कीमत और बढ़ानी है, और उस मखलूक का इंटरव्यू वो कहता है जी कि अगर अब इन्होंने 1 रुपया भी तेल की कीमत बढ़ाई तो हम इनको नहीं बढ़ाने देंगे। 4 रुपए हमने तेल की कीमत बढ़ाई थी तो कराची से मार्च वो शुरू हो गया महंगाई का, और लाहौर से भी मार्च शुरू हो गया। 60 रुपए इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, 8 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी है, और उसके बाद अब फिर तेल की कीमतें 27 रुपए। कल सारा दिन फैसलाबाद में यकीन मानिए लोग बेचारे लाइनों में लगे रहे सारे पेट्रोल पंप के ऊपर। तो तबाह कर 2 महीने के अंदर, 2 महीने पहले यानी जिस वक्त ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जब साजिश शुरू हुई थी तो उस वक्त जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा के थे। अब 9.7 बिलियन यानी मिनिमम लेवल पे आ गए हैं। पहले इतने कम भी हमारे रिजर्व नहीं रहे। जब पीटीआई गवर्नमेंट थी तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 अरब डॉलर यानी आप लोग अगर दावत दी भी जाती है मुज़ाकरात की तो आप मुज़ाकरात के लिए नहीं जाएंगे, यानी कि हम ये मान लें कि इस वक्त भी कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं हुकूमत के साथ? देखिए मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक, अगर तो संजीदगी के साथ ये कहें कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर जो है ये इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, ठीक है, फिर हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये जैसे राना मकबूल साहब ने भी अच्छी बात की है, जो अच्छी बात करे उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। राना साहब ने कहा है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल हो चुकी है, इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है, जब तक नया नहीं होगा कोई भी मुल्क इस 6 महीने या 8 महीने या 4 महीने या 2 महीने, इस हुकूमत का तो पता नहीं है कितने अरसे के लिए है। एक वोट के ऊपर के साथ कोई भी गैर मुल्की इदारा, कोई भी गैर मुल्की। शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं, कल उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि हम तवील मुद्दती काम नहीं कर सकते हैं इन 13-14 महीनों के अंदर। ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस कमोका साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आए इसका जवाब भी लेंगे हम राना मकबूल साहब से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह एक तरफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं और इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। तो ये तब्दीली अचानक से कैसे आई है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना मकबूल साहब, एक तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूं और जो टीम इस वक्त सिक्योरिटी की उनको दी हुई है, जैसे उनकी ज़मानत का वक्त ख़त्म होता है तो वही उनको गिरफ्तार करेगी। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी खान साहब आए, बातचीत करें, इलेक्शन कब कराना है, अक्टूबर में कराना है या डेट जो है उसके लिए बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। सर, ये तब्दीली की वजह क्या है? अचानक से क्या तब्दील हुआ है कि उनके मौक़िफ़ में भी इस तरह की तब्दीली आ गई है? देखो आशा असूली बात तो ये है, ये शुरू दिन से पहले दिन से ही ये सिलसिला चल रहा है। जब शहबाज शरीफ साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन थे कि आए बैठ जाए, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, बैठ के कुछ फैसले करें, ये पहले दिन से शुरू हुई है। लेकिन जो उसका जवाब था, आपको पता है, वो बड़ा गुस्से में था और नफरत अंगेज था। पॉलिटिशियन जो है वो हर वक्त मर्क्यूरियल कैरेक्टर में नहीं रहता, वो कभी ठंडे दिल से सोचता भी है। आप फिर इस हिद्दत को बढ़ाते गए यहाँ के आपने देखा है कि ज़ाती बातें भी की गई। और आपको याद होगा पिछले दिनों में मरियम साहबा के बारे में उन्होंने क्या फरमाया जलसा आम में कि आपका खामन नाराज़ ना हो जाए। ये कुछ इम्बैलेंस सा है। अब हम अगर कहें कि जी वो दूसरे भी ये करते हैं तो बड़े लीडर को तो बड़ी बात ही करनी चाहिए ना। बड़े लीडर का कोई मुकाबला हर आदमी के साथ तो नहीं होता। चीज़ों को जो है वो बिल्ड करना है या कि डिस्ट्रॉय करना है। इससे दो नुकसानात हुए हैं। इस वजह से एक तासुब और गुस्सा एक दूसरे के बारे में पैदा हुआ है और एक खलीज पैदा हुई है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ अभी भी इसका यही इलाज है कि बैठना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं जल्द से जुलूस निकाल के या अटैक करके या किसी को, मैं वो कहते रहे कि इस्लामाबाद से हम निकाल देंगे सबको, तो ये नहीं हो सकता। इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। बेहतर यही तरीका है कि बड़ी दानिशमंदी से, हौसले से दरगुजर करके बैठ जाए। बात तो बहुत बड़ी नहीं रहेगी, अब वक्त तो थोड़ा है भाई। इलेक्शन अगर 1.5 साल बाद होता है तो कोई दरमियान में कोई रास्ता निकल सकता है, उसकी मुद्दत कम भी हो सकती है। 3-4 महीने तो वैसे ही आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट का टाइम होता है, तो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। इस लड़ाई से तो मुल्क का और अवाम नास का और नुकसान होगा। इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ इन तमाम अदाओं पे गौर करना चाहिए और कुछ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है मामलात को संभालने के लिए। अगर यही तानो तशरीह चलती रही तो तानो तशरीह से तो और ज़्यादा इश्ताल आता है। हाँ, अलबत्ता अगर जैसे कमोका साहब फरमा रहे थे, मैं मान लेता हूँ भाई कि बहुत बड़ी पार्टी है, तो बहुत बड़ी का पार्टी का ये तो नहीं है हाल की जो दूसरी पार्टी जो हैं जो वो अपने आप को बड़ी पार्टी समझती हैं, वो मैदान छोड़ के भाग जाएं। भाई मैदान को छुड़वाने का कोई तरीक़ेकार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। और वो तरीक़ेकार पार्ले का, नेगोशिएशन का, कम्युनिकेशन का रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे रास्ते से नुकसानात होंगे, इसलिए इस पर गौर करके फौरी तौर पे बैठ के इसके फैसले करने चाहिए और फिर लाइन भी सीधी हो जाएगी, रास्ता भी सीधा हो जाएगा और टेम्पर्स भी नीचे आ जाएंगे और चीज़ें नॉर्मल सूरत में चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, ये हर लड़ाई के बाद आखिरकार सुलह करनी पड़ती है। जंगे अजीम के बाद यही हुआ, जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और जो छोटे छोटे झगड़े भी हुए हैं। आप देखते हैं गांव के इलाकों में, कमोका साहब तो खुद जिम्मेदार आदमी हैं कि गांव के इलाके में क्या होता है, कितनी देर तक लोग लड़ते रहते हैं, आखिर फिर सुलह होती है और फिर जफियाँ, फिर रिश्तेदारियाँ, कई कुछ उसके इलाज होते हैं। तो मेहरबानी करके इस पे गौर करें। मुस्लिम लीग नून मतलब बहुत कुछ खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत दे रही है कि आएं, बैठें, कोई जी, मसला क्यों नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल सही। और हो सकता है दरमियान में से रास्ता को निकल आए, कोई चीज़ हरफे आखिर नहीं होती और नेगोशिएशन से बहुत बहुत जो बड़ी रुकावटें वो दूर हो जाती हैं। इसलिए करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने जो किया है, नेगोशिएशन की है, तो क्यों नहीं करते नेगोशिएशन? कोई इतनी को कत्लों के बैर तो नहीं है ना आपस में, बैठ जाए। कत्लों के बैर भी सुलह से हल होते हैं और तो कोई तरीक़ेकार नहीं होता। ठीक इसलिए सारी जो इनकी सीनियर स्टेट है अपना रोल प्ले करे और खान साहब को जरा ठंडा करके कहें कि आप आएँ, कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करें, आप देखेंगे इसका रिजल्ट निकल आएगा। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, निगोशिएशंस की बात हो रही है, एक मरतबा फिर
अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब फैसला कर भी लेती है, जो कि हमें चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, इमरान खान साहब खुद तो कई मरतबा वाजे कर चुके हैं कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन निगोसिएशंस में बैठना, मुज़ाकरात में बैठना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत के लिए क्या नुकसानदेह होगा या फिर नहीं? देखिए आयशा, बात ये है कि वाकई मैं दोनों भाइयों की बात से इत्तेफाक करता हूँ। निगोसिएशंस तो कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप निगोसिएशंस नहीं करेंगे और मुल्क में इसी तरह अफरा तफरी रहेगी तो नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान होगा। तो निगोसिएशंस होनी चाहिए और नफरतों को एक लिमिट तक रहना चाहिए। इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आप एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें, आप हाथ भी ना मिलाएं। राना सनाउल्लाह साहब जो बार बार कहते हैं जी मैं इमरान खान को गिरफ्तार कर लूंगा, उनको ये शौक बाद में किसी वक्त पूरा कर लें। इस वक्त अभी मैं आपको बताऊं कि आज ही इस्लामाबाद के एक पार्क में कासिम ऐवान, माँ बाप का अकलौता बेटा था, उसको मोबाइल स्नैचिंग करते उसको गोली मार दी गई है और उसकी डेथ हो गई हुई है। तो ये जो उनका काम है वो काम करें, अवामुन नास को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और ये बाकी इस तरह की बढ़के दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से खत्म होनी चाहिए और बिल्कुल मुज़ाकरात की मेज पे आके बैठना चाहिए। आप देख लें कि दुनिया तबाही के दहाने पे थी जब दूसरी जंग अज़ीम चल रही थी और उन्होंने बैठ के मेज पे बातें की, और आज देखें कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम आता है। पहले आप एक दूसरे मुल्क में बम बरसाते थे, अब अगर आप लंदन से अपनी गाड़ी में बैठती हैं तो आप बगैर बॉर्डर्स के जो है आप जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पूरा यूरोप, ईस्टर्न यूरोप फिर के शाम को अपने घर वापस आ सकती है। तो बात यह कि इस वक्त जो असल जरूरत है वही डायलॉग्स की है, और जो बीच में डायलॉग्स करवा सकते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इन लोगों को लाके टेबल पे बिठाएं। वो ये ना सोचें कि ये लोग लड़ते रहेंगे तो हमारा फायदा रहेगा। भाई आपके फायदे में मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप देखें कि यही जो पिछले 3-4 महीने गुजरे हैं और उसमें इनस्टेबिलिटी की वजह से रुपए की कीमत गिर गई, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो आवाम क्या करेगी? एक वक्त आएगा कि फिर ये जो आवाम में छीना झपटी है, ये वाला रुझान आ जाएगा। नसीम साहब एक सवाल मेरा ले लीजिएगा। ये जो आपने महंगाई की बात की है, पीटीआई वाले कहते हैं कि शौकत तरीन साहब ने सेनेट में खड़े होकर ये बात की थी। वो ये कह रहे थे कि हमारे नंबर से बड़े अच्छे हो रहे थे, लेकिन एक तसलसल की ज़रूरत थी, और हमने ये भी दरख्वास्त की मुख्तदर हलकों को कि आप जनाब इस तसलसल को कायम रहने दें, लेकिन इस तसलसल के टूटने की वजह से मुल्क में ये बहरान आया है। आप क्या समझते हैं कि वाकई में जो पीटीआई की ये बात है कि तसलसल कायम रहता अगर इसी तरह से इकॉनमी का, तो ये बहरान ना आता जो जिसका सामना इस वक्त एक एक पाकिस्तानी कर रहा है? आशा देखें, इतने अरसे से आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है सहाफ़त के ऊपर, रोज़ाना बेसिस पे आप प्रोग्राम्स करती हैं, आपकी भी इकॉनमी पे भी नज़र होती है। हम लोग भी सारा दिन धूल मिट्टी खाते हैं, ग्राउंड पे जाके वर्क करते हैं। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त कोई इतने अच्छे मौशी हालात नहीं थे और लग रहा था कि इनके पास कोई प्रॉपर टीम भी नहीं है, क्योंकि पहले असद उमर साहब आए, फिर हफीज पाशा साहब आए, फिर तरीन साहब आए। लेकिन जो हम डेली बेसिस के ऊपर हम जो चीजें देखते थे और मैं जाके एनालाइज करता था, अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे क्योंकि स्टेबिलिटी थी, टैक्स कलेक्शन बढ़ती चली जा रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी। फैसलाबाद में जितनी इंडस्ट्री लगी है वहां पे कारकुनों की, काम करने वालों की शॉर्टेज हो गई थी और लोगों का बात बहाल होता जा रहा था, टूरिज्म बढ़ता चला जा रहा था, जो आपका रियल स्टेट का बिजनेस है वो बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ रही थी, जिसकी वजह से आप देखें कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने कितना बड़ा फैसला किया कि उन्होंने पेट्रोल बढ़ाने की बजाय 10 रुपए सस्ता कर दिया और फिर कहीं ना कहीं से वो पैसा निकाल के दे रहे थे। फिर आप देखें कि मिफ्ता इस्माइल ने आके वहां पे एक बात की तारीफ की कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा था। इसमें आयशा होता है ऐसा, अब इकोनॉमी की आपने बात की है तो मैं 2-3 चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आपको लोन्स मिलते हैं और आप जॉब्स क्रिएट करते हैं, आप उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे क्या होता है? रोजगार पैदा होता है। रोजगार पैदा होता है तो उससे डेफिनेटली आपके मुल्क में आपका रेवेन्यू बढ़ता है। अब आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे लिया, अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपने नौजवानों को भी दिया है और वो उससे काम कर रहे हैं, तो उससे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही थी। फिर अगर आप एहसास प्रोग्राम ले लें तो सब लोग ये सोचते थे कि शायद ये 2000 रुपये 4000 रुपये खैरात में दे दिए जाते। जी नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उसमें बहुत सारे लोगों को लोन्स भी दिए जाते थे, जो बेवाएं थी, जिनकी काम नहीं कर सकती थी, उनको सिलाई मशीन किसी को लेके देनी। देखें, आप महंगाई कम नहीं कर सकते। मैं इस वक्त लंदन में हूँ, जो चीज़ 2 रुपए की थी, 2 पाउंड की थी, अब वो 6 पाउंड की है। आप महंगाई को नहीं रोक सकते, लेकिन आप रोजगार को बढ़ा सकते हैं और आप जो मार्केट में पैसा है
उसकी अगर सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो उससे फिर खुशहाली होना शुरू हो जाती है। अब आप जिनने जैसे पाबंदी लगा दी कि जी कारोबार रात को 8:30 बजे बंद कर देंगे, भाई जब 8:30 बजे वो बंद कर देंगे, उनको कारोबार में खसारा होगा तो वो आपको रेवेन्यू कहाँ से देंगे? आपने कहा कि जी शादी के ऊपर वन डिश होगी, जब वन डिश होगी तो इसका मतलब है सिर्फ चिकन बिकेगा या चावल बिकेगा। अगर आप खुले उससे इजाजत देंगे, लोगों के जो घरों में बैंकों में पैसे रखे हुए हैं वो मार्केट में आएगा, चना भी बिकेगा, दाल भी बिकेगी, सब्जी भी बिकेगी, मटन भी बिकेगा, बीफ भी बिकेगा। जब ये इतनी सारी चीजें कारोबार बिकेंगी तो होगा। उससे फायदा किसको होगा? कारोबार बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल रोजगार बिल्कुल। बढ़ेगा। आप लोगों का रोजगार भी बंद कर रहे हैं, कारोबार भी बंद कर रहे हैं, और आप फिर अगर आपने जाके मुल्कों मुल्कों से जाके भीख ही मांगनी है तो फिर आपकी पॉलिसी कहाँ गई? जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हर रोज मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब सब आके लेक्चर देते थे मईशत पे कि भाई 150 का पेट्रोल कौन खरीदेगा? भाई बताओ, अब 250 का कौन खरीदेगा? तो मतलब ये कि कोई आप छोड़े नहीं सर, मिसाके 150 नहीं, ये 137 के ऊपर बात करते थे कि गरीब बंदा 137 पे कैसे खरीद सकता है। अब उनको कोई जाकर बताया कि 210 रुपए हो गए और आप मजीद भी ऐलान करने वाले हैं। सर आखिरी टॉपिक की जानिब आ जाते हैं, जो आप बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है कि कौमी इक्तिसादी सर्वे जो है उसकी डिटेल्स बाकायदा तौर पर तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी डिटेल्स सामने आ गई हैं। कमोका साहब, मैंने आपसे इसका जवाब लेना है, लेकिन मैं चाहूँगी पहले मैं राना मकबूल साहब से बात कर लूँ। राना मकबूल साहब, ये अगर डिटेल्स आपने नहीं देखी, थोड़ी सी ज़रा मैं बयान कर दूँ कि मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 4.8% इसका हदफ रखा गया था, लेकिन वो हदफ से ज़्यादा रही, यानी कि 6% रही। उसके बाद ज़राअत में शरह नमू का हदफ रखा गया था 3.5, लेकिन रही 4.4%। सनत में शरह नमू का हदफ रखा गया था 6.6, लेकिन रही 7.2%। खिदमात के शोबे में शरह नमू 6.2% रही। सर्वे के मुताबिक बड़ी सनतों में शरह नमू 10.5% रही। जो मुल्की बरामदात का हदफ रखा गया था वो 26 अरब 38 करोड़ डॉलर था, और जो बरामदात हैं वो अपने हदफ से ज़्यादा 29 अरब डॉलर तक रही। राना मकबूल साहब, आप और आपकी जमातें या इस वक्त जो भी मखलूत हुकूमत में मौजूद जमातें हैं वो कहती हैं कि नाअहल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया। सर ये आपकी ही इस वक्त हुकूमत है और ये नंबर्स आपकी ही हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं, ये तो कुछ और कह रहे हैं। देखो आशा जी, जो एक तरह से कंडमनेटरी रिमार्क्स है ना जी, छोटी जमातें, इनमें से बोस्टर जमातें वो थी जो डिसेंट शो करती थी पाकिस्तान के बारे में। अब ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं और ऑब्वियसली ये मुल्क की कॉज तो बाहर सूरत है इसके दरमियान। तो डोंट यू थिंक इट्स अ सिचुएशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? क्या ये मुल्क की सालमियत और सॉलिडारिटी के लिए बेहतर नहीं है कि वो जमातें जो पहले डिसएग्री करती रही हैं बहुत सारे नेशनल इशू पे, वो उनका कंसेंसस हुआ है? ये एक अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ एक हेल्दी डेवलपमेंट है। जो आप कह रही हैं कि ये फिगर्स हैं, खैर वो फिगर्स ज़रूर होंगे, तो मैं इसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी जो सर तारीफ तो बनती है ना, हुई है पीटीआई गवर्नमेंट की तारीफ ही कर दें, दिल बड़ा कर लें थोड़ा सा। सबसे मैं तारीफ तो इस तरह ही करूंगा कि रियलिटी में क्या हुआ, या फिगर्स के ऊपर तारीफ तो नहीं होती। लेकिन बहरहाल सर एक बात है कि 5.6%, मेरी बात सुन लेना सर आप मेरी भी सुन लेना। फिगर्स के ऊपर अगर तारीफ नहीं होती तो मरियम साहिबा ये आके बात करती हैं कि हम जब छोड़ के गए तो 5.6 पर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ थी। अब आप इसकी भी तारीफ कर दें, अगर उसकी तारीफ बनती है तो इसकी भी बनती है। अरे उनकी तो बात न करें, उन्होंने तो आपको एटॉमिक इम्प्रेग्नेबिलिटी दी है, जो जाल बिछाया है मोटरवेज का। आप तो एक ईंट भी, आप जाए ना ज़रा कराची की तरफ, जब आप सक्खर से आगे गुजरते हैं तो सक्खर से लेके हैदराबाद तक लोगों की कमरें टूट जाती हैं। 4.25 साल में एक ईंट नहीं लगाई गई वहाँ। तो ठीक है, फिगर वर्क ज़रूर होगा, लेकिन देखना कि सब्सटेंटिव रियलिटी क्या है। अब बात यह है कि जो मैं अर्ज़ करना चाहता था कि आप ठीक है, आपने अगर काम किया है तो आप एक चीज़ में नाकाम रहे हैं, वो है कि यू कुड नॉट क्रिएट कंजीनियल एटमॉस्फेयर, और आपने गवर्नमेंट में होते हुए इस तरह की बातें की जिससे दुश्मनी की आग बढ़ती गई और एक पर्सनल तरह का वेंडेटा हो गया। आपने बहुत बड़े बड़े झूठे केस बना दिए। राना सनाउल्लाह का केस
वो जो तड़पता रहता है किसी आदमी को पक्के फर्श पे 6 महीने गर्मियों में लटा दिया जाए और उसके ऊपर 15 किलो चेस्ट डाल दी जाए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसके दिल पे क्या बीतेगी। और बहुत सारे केसेस जो हैं। तो और फिर प्राइम मिनिस्टर का खुद कहना वहाँ ह्यूस्टन में खड़े होके, मैं जाके उनके बिस्तर खींच लूँगा, उनके AC खींच लूँगा, उनका खाना बंद कर दूँगा। बंद किया। मियाँ नवाज शरीफ जो बीमार ज़्यादा हुए थे इसलिए हुए थे कि घर से खाना बंद कर दिया गया था। उनकी बेटी जो है उनको जो डेथ सेल में रखा गया। ये क्या आप समझते हैं कि इसके क्या नतीजे होंगे? यही चीज़ें हैं तो जो आपकी अचीवमेंट्स को भी मार कर देती है। आप लोग तो एहतजाज करते थे महंगाई के खिलाफ, महंगाई मुकाओ मार्च, उसके बाद मरियम साहिबा की जानिब से भी इस तरह के एहतजाज किए गए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये मसला आवाम का था कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, या फिर इन केसेस का था? गुस्सा किस चीज़ पर आपको ज़्यादा है, इन केसेस पर या केसेस का? देखें देखो आयशा, वो पॉलिटिकल ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। ये पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अपने लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे उनकी लीडरशिप है। अगर उनकी बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर मरियम के बारे में ये किया जाएगा कि तेरा खामन नाराज हो जाएगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, मुझे बताएं ना। और अगर उनके नीचे से बिस्तर खींच लेंगे, क्या अगर उनकी दवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी जेल में बंद करके, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? आप इस चीज़ का भी तो ख्याल करें ना। आफ्टर ऑल वो लीडर है अपनी अपनी पार्टी के, उनका अपनी अपनी पार्टी में इन्फ्लुएंस है। और इसका एक जो एक तरह से रिएक्शन होता है ओवरऑल जो बढ़ता जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो एक होती है ना एमिटी की और अंडरस्टैंडिंग की फिजा, वो पैदा नहीं की जा सकी और इसलिए माहौल भी कंड्यूसिव नहीं मिल सका टू वर्क मोर। आइंदा के लिए ये दिस लॉट ऑफ लेसन इन इट कि हौसले से और नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत से काम करें। आप देखें अब जिसकी जो ज़्यादा, जैसे मौका साहब कह रहे थे, जब वोटें पड़ेंगी तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो खुद हुकूमत में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा इस यानी कि बोर्ड के ऊपर मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये है ना कि आप लोग ये कहते थे कि इस हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी है, इसके साथ साथ मईशत जो है वो बिल्कुल ही 3.5 साल के अंदर तबाह करके रख दी है। तो अगर नंबर्स के मुताबिक अगर इतनी अच्छी हमें नज़र आ रही है तो फिर मकसद क्या है? बहरहाल मेरे पास वक्त कम है, मैं दोनों मेहमानों का चाहूँगी कि आखिरी कॉमेंट भी ले लूँ। कमोका साहब, सर ये जो नंबर्स अब सामने आए हैं तो सर इनको सही तरह से आवाम के सामने नहीं रख सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपनी कामयाबियां अगर इन नंबर्स के मुताबिक देखा जाए तो नहीं बता सकी। आपको नहीं लगता कि मुखालिफिन को टारगेट करने के चक्कर में आप लोग इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि इन नंबर्स को, अपनी कारकर्दगी को आवाम के सामने सही तरह से नहीं रख सके? इसमें आयशा मैं आपको बता दूं, मैंने चेयर किया है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू 3.5 साल। यानी पाकिस्तान के लोगों के वोट की ताकत से मैं, यानी जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो जवाबदेह थे फाइनेंस कमेटी को, चाहे वो स्टेट बैंक था या कोई भी आप फाइनेंशियल, आपकी वजारत खजाना है, आपका FDR है, सब लोग जवाबदेह थे। और बीइंग चेयर मैंने 3.5 साल स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस को चलाया है और उसमें जो आप कह लें कि इस वक्त 5 वफाकी वज़रा जो हैं वो उस कमेटी में मेंबर थे। एहसन इकबाल, कमर, आयशा गौस पाशा, हिना रबानी खर, इसरार तरीन, ये सारे लोग इस कमेटी में मेरे साथ मेंबर थे और मैं चेयर करता रहा। अब ये जो बात कह रही हैं, असल अलमिया ये है इस मुल्क का कि यहाँ पे जिस तरीके से मीडिया को खरीदा गया और जिस तरीके से अभी भी जो जिस तरह के हालात क्या चल रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि जहर खाने को पैसे नहीं है और तुर्की जाना किसी भी सरबराह मुमलिकत का, मुझे तो उसमें कोई कमाल नजर नहीं आता। और उसके पूरे पेज के इश्तिहारात दिए जाएं और करोड़ों रुपया उस पर उजाड़ दिया जाए। अब बात करूं, हमें तो बिल्कुल इसमें कोई इबाम नहीं था। हम जो भी बात करते थे तो इनके रस्तू और इनके जो अफरातून थे वो आ जाते थे किताबें उठा के कि जी ये यहाँ पे फिगर सही नहीं है। अब तो इनकी अपनी गवर्नमेंट में, इनकी अपनी हुकूमत के अंदर फिगर्स आ गए ना। अब तो हमने तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान वालों ने फिगर्स जारी किए हैं, 6% ग्रोथ। मुझे बताएं इस वक्त दुनिया के कितने मुल्क हैं, कितनी मईशतें हैं दुनिया की जो इस वक्त ऊंधे मुंह पड़ी हैं
और इन हालात में 6% ग्रोथ, ये अल्लाह ताला की खास मदद है। और इमरान खान के ठीक है कमोका साहब, मैं चाहूंगी नसीम साहब का भी एक कमेंट ले लूं, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। माजरत नसीम साहब, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।